हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम लोग कक्षा 11 की गणित को देखेंगे। क्योंकि पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कक्षा 11 की गणित बनाने का मेरा पहला लेक्चर है। और इसके साथ साथ मैं आपको पहले ये बता दूं कक्षा 11 में कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कितने नहीं पढ़ने हैं। ओके, टॉपिक की बात करूँ तो पहला आपका टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। क्या नाम है? समुच्चय। ओके, दूसरे टॉपिक का आपका नाम है संबंध एवं फलन। तीसरे टॉपिक का आपका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम है? त्रिकोणमितीय फलन नाम। ओके, इसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, आपका अगला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। पांचवा टॉपिक क्या है? सम्मिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण। ओके, छठा टॉपिक क्या है? आपका रैखिक असमीकाएं हैं। इसके बाद आपका सातवां टॉपिक क्या है? क्रमचय और संचय। इसके बाद आठवां टॉपिक आपका है द्विपद प्रमेय है। आपका नौवां टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें 10वें टॉपिक की, तो इसका नाम है सरल रेखा, सरल रेखाएं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपका है छठा शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन। सातवां टॉपिक का आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है। ओके, इसके बाद 13 टॉपिक आपका है सीमा और अवकलज। क्या है? सीमा और अवकलज। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला आपका टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं गणितीय विवेचन, जो कि आप इसको पढ़ना लेकिन आपके लिए नहीं है, थोड़ा बड़ा है इसमें। इसके बाद है सांख्यिकी है। 16 टॉपिक आपका है प्रायिकता। इसके बाद ये आपको इतने टॉपिक, आपको 16 टॉपिक कक्षा 11 में आपको गणित के मिलेंगे। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ इसमें कौन सा टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है आपको कक्षा 12 के लिए, उसकी चर्चा पहले हम लोग करते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो कि आपको इसी क्लास में सीख लेना है। अगर आप कक्षा 11 में ये गलती कर देते तो आपको कक्षा 12 की गणित सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से आप लोग पहले कक्षा 11 के कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कक्षा 12 के मैथ को हल करने के लिए। तो हम देखते हैं एक एक चैप्टर को, मैं आपको बता देता हूँ कौन टॉपिक कितनी महत्वपूर्ण है। चलो देखेंगे फिर। तो कक्षा गणित के टॉपिक की अगर बात करें तो आपके गणित के टॉपिक कुछ इस प्रकार देखेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। ओके, दूसरा है आपका संबंध एवं फलन। ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो नहीं, ये तीसरे टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किसके पढ़ना ही आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप कक्षा 12 में जाएंगे ना, तो इन टॉपिक से संबंधित काफ़ी चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे देखने? देखो, आप संबंध एवं फलन पढ़ोगे, ठीक है ना। यानी संबंध अलग होता है, फलन चीज़ अलग होती है। फलन आपको, संबंध एवं फलन कक्षा 12 की गणित में सेकंड टॉपिक में बहुत काम आने वाला है। ये आपका फर्स्ट पेपर में। अगले टॉपिक की बात करूं तो मैं आपकी टॉपिक गणितीय आगमन। देखो, गणितीय आगमन का सिद्धांत बिल्कुल भी महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा 12 की गणित से नहीं निभा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है लेकिन अच्छे सारे टॉपिक मैं आपको ये बताऊं सिर्फ किन टॉपिक पर पढ़ना, सभी टॉपिक को अच्छे से, लेकिन किन टॉपिक को बेहद अच्छे से पढ़ना वो आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको कक्षा 12 गणित पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। रैखिक असामिका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भी आप बिल्कुल दिमाग से। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रैखिक असमीका, बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब नोट करते रहें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके। इसके बाद क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय से इम्पॉर्टेंट, इसको भी पढ़ेंगे गौर से, इतना नहीं ज़्यादा लेकिन कहेंगे इम्पॉर्टेंट है। द्विपद प्रमेय बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये इसको भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है आपका लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से सारे टॉपिक को। अनुक्रम तथा श्रेणी, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो आप देखो आप कक्षा 10 में इसको पढ़े होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। सरल रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेहद काम आने वाली चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शंकु परिच्छेद भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट, ये, इसके बाद आपकी प्रायिकता और सांख्यिकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इतने टॉपिक आपको बेहद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। इस पर आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए, पढ़ना सभी टॉपिक को है। तो ऐसे ही आपके कक्षा 11 के टॉपिक हैं जो कि आपको कक्षा 11 के मैथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज मेरी ये वीडियो यहीं तक, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं कक्षा 11 के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन दे दूँ, कौन सा टॉपिक कौन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपका, कौन सी 1.1 को 1.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, जो कि समुच्चय है। समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर समुच्चय किस रूप में लिखा जाता है, या समुच्चय कितने प्रकार के होती है, सारी चीज़ें आज हम लोग सिर्फ देखेंगे समुच्चय क्या होता है और समुच्चय को कैसे लिखे जाते हैं, आज ये चर्चा हम करेंगे। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आइए आप देखेंगे क्या क्या पढ़ना, आपको समुच्चय की भूमिका पढ़ना है, समुच्चय और उनका निरूपण, यानी समुच्चय कैसा निरूपण किया जाता है, निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर मैं बात करूँ समुच्चय की तो क्या होता है कि वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है, ठीक है ना। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है, ओके। अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर हम समुच्चय का निर्माण ना देखें, या जहाँ पर हम समुच्चय का प्रयोग ना करें, ठीक है ना। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा संबंध एवं फलन, दूसरा चैप्टर इसमें का है संबंध और फलन के नाम से, देखें कौन सा है वो। ये है आपका, इसमें भी समुच्चय का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। दूसरा चैप्टर जो आपका है संबंध एवं फलन, इसमें भी समुच्चय का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वही चीज़ कह रहा है, तो देखेंगे ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको हम ज्यामिति पढ़ाएंगे, अनुक्रम पढ़ाएंगे यानी श्रेणी, और प्रायिकता आदि के संबंध में अध्ययन में आपको समुच्चय की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि समुच्चय चैप्टर पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो देखेंगे इसमें और क्या कह रहा है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज ने 1845-1918 द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। जर्मन नामक कोई वैज्ञानिक जिसका जॉर्ज नाम था, उन्होंने इस समुच्चय नामक चैप्टर को दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली अब मैं आपको पहले बताता हूँ समुच्चय किसे कहते हैं। पहला आपका है कि सेट क्या होता है, सेट हम लोग किसे कहते हैं समुच्चय के बारे में। तो देखेंगे समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है। समुच्चय यानी जिसको हम बोलते हैं सेट्स, ओके। क्या होता है समुच्चय, तो समुच्चय डेफिनेशन होते हैं वस्तुओं के, क्या बोलेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड बोलेंगे, ओके। इंग्लिश में वेल डिफाइंड
वस्तुओं के सुपरिभाषित, ओके, क्या बोलेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, क्या बोलेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह, क्या बोलेंगे, संग्रह, संग्रह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं, को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये आपकी समुच्चय डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, ठीक है ना, समूह या संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको किसी वस्तु का, ठीक है ना, या समूह का एकदम से अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जिस वस्तु को, जैसे मैंने कहा, और जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि संख्या एक से 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, ये एक समुच्चय है। आपका क्या समुच्चय है, मैंने कहा 1 से 10 तक की सभी सम संख्या, तो आप बता देंगे तुरंत, क्या बोलेंगे, 2 हो जाएगी पहले, 4, 6, 8 और 10, 1 से 10 तक की, ये आपकी क्या हो जाएगी, समुच्चय, ठीक है ना। इसके साथ साथ वस्तुओं के अवयव को, ठीक है ना, वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं, जो वस्तुएं होती ना है। और हम अगर इसकी बात करें तो बोलेंगे वस्तुओं के जो अवयव होते हैं, वस्तुओं को समुच्चय के, वस्तुओं को समुच्चय के अवयव का मतलब एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स कहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट्स बोलेंगे। इसके साथ साथ और अगर हम समुच्चय की बात करें तो आपको समुच्चय दो दर्शाने तरीका होता है, समुच्चयों को ए, बी या सी या डी डॉट तथा अवयवों को, अगर हम अवयव को प्रदर्शित करना तो अवयवों को जिसको हम कैपिटल अवयव के इस्तेमाल से, यानी ए, बी, सी और डॉट से निरूपित करते हैं, ये चीज़ होता है समुच्चय के बारे में, ठीक है ना। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी चीज़ का आपका अच्छे से ज्ञान हो आपको, ठीक है ना, आपको बेशक ही पता हो उस वस्तु के एकदम पूर्ण रूप से, उसी को हम समुच्चय बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत के 10 सबसे खतरनाक जानवर के नाम बता, तो आप नहीं बता सकते। मैंने कहा कि भारत के, ठीक है ना, 10 सबसे खतरनाक जानवर के नाम बताओ, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि भारत के सबसे 10 खतरनाक जानवर एक ही नहीं होते, बहुत होते हैं, ठीक है ना, पता नहीं कौन कौन से हो गए, तो ऐसे समुच्चय नहीं बोले। जैसे मैंने कहा कि जब आपके मंथ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कि मंथ के अक्षरों का नाम बताओ जो जे से प्रारंभ हो, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से, तो उनको बोलेंगे समुच्चय, अंतर नहीं होंगे इससे में, ठीक है ना। ये आपके समुच्चय की बात हो गई। इसके बाद उसने क्या कहा देखेंगे, इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद हुआ कि समुच्चय और उनका निर्माण, यानी समुच्चयों को कैसे निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग आपको समुच्चयों का निर्माण, ओके। अगला क्या पढ़ेंगे हम, समुच्चयों का निर्माण।
समुच्चयों का निरूपण यानी समुच्चयों को कैसे निरूपण किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो, समुच्चय को निरूपण करने की मुख्यतः आपकी दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं समुच्चय को निरूपण करने की। नंबर एक विधि आपकी होती है रोस्टर। क्या बोलेंगे? रोस्टर या हम उसको बोलते हैं सारणी भी बोलते हैं। ओके, रोस्टर, सारणी या बोलते हैं सूची विधि होती है, सूची विधि। ओके, पहली विधि ये होती है, बता रहे हैं भी दोनों क्या होती है। नंबर दूसरी होती है आपकी समुच्चय निर्माण या गुण विधि होती है। दूसरी होती है समुच्चय निर्माण या गुण विधि होती है, गुण विधि, ठीक है ना। ये आपकी दो विधियां होती है। अब रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि क्या विषय होती है? देखो, अगर रोस्टर विधि की बात करूं तो अगर रोस्टर विधि में क्या होता है कि इस विधि में समुच्चय के जो जितने अवयव होते हैं उनको आपको मझले कोष्ठक के अंदर लिखना होता है। किसके अंदर? मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक। ओके, मझले कोष्ठक। ओके, किसके अंदर लिखना होता है? मझले कोष्ठक के अंदर। मझला कोष्ठक कैसे होता है? ऐसे आपको इसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं उनको लिखना होता है, ठीक है ना। अर्ध विरामा या कामा लगा कर लिखना होता है। कैसे? अर्ध विरामा या कामा लगा कर लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है रोस्टर विधि आपकी। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपसे कहा, या रखेंगे इस देखेंगे रोस्टर विधि में कि जितने भी समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम मझले कोष्ठक के अंदर और अर्ध कामा लगा कर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपसे 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे रोस्टर विधि में। कैसे लिखेंगे? तो मैंने ए बराबर लिख लो, एक बराबर या बी बराबर, जैसे भी आपको लिखना है। 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या? 10 से छोटी लिखना तो पहली 1 हो जाएगी, दूसरी 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। 10 से छोटी यानी 9 तक, ये आपका समुच्चय हो गया। ऐसे आपको करना होता है, ठीक है ना। अब समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है? ये चीज़ इस तरह आपको देगा, ठीक है ना। आपको इस तरह बनाना है, ठीक है ना। किस विधि में? समुच्चय निर्माण विधि में। ये चीज़ आप रखना। इस विधि में क्या होता है? मझले कोष्ठक में चर राशि x लिखते हैं, ठीक है ना। मझले कोष्ठक के अंदर चर राशि x लिखते हैं, अर्थात जैसे मैंने आपसे कहा कि a बराबर कोई, मझले कोष्ठक के अंदर चर राशि कोई x लिखेंगे, x सच दैट ऐसे करके लिखते हैं, x सच दैट। क्यों? ऐसे समुच्चय कि x के अंदर जो भी चीज़ होगी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होता है कि विशेष गुण ये होता है कि इसमें कोई भी संख्या बार बार दर्शाई नहीं। जैसे मैंने कहा आपसे जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में जैसे कहा आपसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि एक से बड़ी तथा 8 से छोटी, 8 से बड़ी तथा 8 से छोटी, 1 से बड़ी तथा 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय,
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे a बराबर x सच दैट x ऐसा है कि एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बोलेंगे? एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है तथा जो x की वैल्यू है, जो एक है ना, वो x से बड़ा है या, ठीक है ना, x से बड़ा है, ये बोलेंगे। यानी जो x बड़ा है एक से और 8, ठीक है ना, 8 से क्या छोटा, ये ऐसे बोलेंगे। ऐसे आपको किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण या गुण विधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः आपकी 2 विधियाँ होती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ अब हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में फिर थोड़ा आप लोग देख लेंगे, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। जो n होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दर्शाया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दर्शाना तो n से दर्शाएंगे, पूर्णांकों का समुच्चय दर्शाना है तो z से दर्शाएंगे, ठीक है ना। प्रिमेय संख्याओं का समुच्चय दर्शाना तो q से दर्शाएंगे, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दर्शाना है तो r से दर्शाएंगे। z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय z प्लस से दर्शाएंगे। धन प्रिमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस से दर्शाएंगे। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस से दर्शाएंगे। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेंगे, ओके। इसके साथ साथ कुछ ध्यान देने योग्य बात होती है, ये ध्यान देंगे। यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानतः दोबारा नहीं लिखते। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो किसी समुच्चय को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। किसी अवयव समुच्चय क्या होंगे, दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जिससे मैंने कहा आपसे, उदाहरण के लिए जैसे मैंने स्कूल का, इसमें देखो ओ 2 बार आया, वो कितनी बार आया? तो 1 बार ओ लिखा है इसने, ठीक है ना। तो SC कम लगा के SCHOL, एक L O गैप का गैप दोबारा नहीं लिखना होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने रोस्टर या सारणी विधि आपको बताई ही, समुच्चय निर्माण विधि भी आपको मैंने समझा दिया। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे क्या है, क्या है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जैसे जून जुलाई और क्या हो जाएगा, जून जुलाई, ठीक है ना। ये होंगे, 2 होंगे तो बोलेंगे समुच्चय है, ठीक है ना। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, इसको भी आप बना सकते हैं। इसके बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के आप नहीं बता सकते, पता नहीं कौन से हो भाई, हमेशा खिलाड़ी बदलते रहते हैं, कोई अच्छा प्रदर्शन कर जाता, कोई नहीं कर पाता, तो इसके साथ साथ अच्छा है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आप बिल्कुल बता सकते हैं गिन के। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम यानी 99 तक ले जाएंगे, ठीक है ना। सभी प्राकृतिक संख्या बताना है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह भी आप बता सकते हैं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह आप बता नहीं सकते। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बिल्कुल आप बता सकते हैं कि इस अध्याय में कितने प्रश्न भी समुच्चय होगा, ठीक है ना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का देखिए, इसको भी आपने बता सकते हैं, तो इसको बोलेंगे समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बिलोंग टू का मतलब होता है अवयव की उपस्थित होना, अवयव का होना। और ये नॉट बिलोंग टू है अवयव का ना होना, अवयव का ना होना, ये चीज़ है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि 5
क्या ए में मिल रहा है? तो बोलेंगे बिल्कुल यस, ए में है, तो बोलेंगे यस। इसके बाद कह रहा 8 क्या है बिलोंग टू? 8 नहीं है इसमें 8 ना, तो बोलेंगे नॉट बिलोंग। इसमें बोलेंगे बिलोंग टू, इसमें बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, है ही नहीं तो नॉट बिलोंग टू बोलेंगे। रिक्त स्थानों में अगर देखेंगे, इसके बाद जीरो बिलोंग टू जीरो। देखो जीरो जो होता है शून्य, रिक्त समुच्चय होते हैं, इम्पटी सेट। जीरो सभी समुच्चय का जे, देखो सभी समुच्चय होते हैं इसमें, जीरो जो होता है ना वो सभी में उपस्थित होता है, तो बोलेंगे बिलोंग टू इसमें लिखेंगे। 4 बिलोंग टू वो लिखें, 2 बिलोंग टू, 10 नॉट बिलोंग टू। ओके, ऐसे भरना है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है आपको, ठीक है ना, रोस्टर रूप।